गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग एनेलिडा फाइलम एनेलिडा को पढ़ेंगे और आज ये 6 नंबर है फाइलम एनेलिडा। पिछले क्लास में जैसा कि हम लोगों ने पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस और एस्केलमिन्थस तक पढ़ लिया था। आज से हम लोग को एनेलिडा के बारे में पढ़ना है। एनेलिडा के अंतर्गत जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, अर्थवर्म, केंचुआ, ये सब आते हैं। ठीक है, लीच आते हैं, जोंक, तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात अगर हम बात करें इनका कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, क्या ये सेल के मिलने से बने हुए हैं? सर अगर सिर्फ सेल के मिलने से बने हुए होते तो इतने बड़े हमें दिखाई तो नहीं देते, यानी ये कोशिकीय नहीं हो सकते हैं, ऊतक स्तर नहीं हो सकते हैं, अंग होते भी नहीं है। अंग तंत्र स्तर के संगठन होता है इसमें, क्योंकि आपको बताए हुए थे प्लेटीहेलमिन्थस एक जो होता है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों होता है, यानी कि वो अंग के मिलने से भी बना हुआ है और अंग तंत्र के भी मिलने से बना हुआ है। आपको बताया गया था बाबू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी संगठन के स्तर के बारे में। जीवों का संगठन किस प्रकार से होता है, जीवों में संगठन का स्तर किस प्रकार से होता है। चलिए, अच्छा अब हम लोग यहां जैसे कि बात कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। आपको तो पता है कि बहुत सारे जीव होते हैं जो सेल के मिलने से बने होते हैं, और जब बहुत सारे कोशिका का समूह हो जाता है तब टिश्यू होता है। टिश्यू के बाद ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, और तब ऑर्गन सिस्टम के बाद कोई जीव का निर्माण होता है। यानी कि अगर जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, जीवों को उनके संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा तो 4 संगठन होते हैं उनके, जैसे कि सर कोशिका स्तर के संगठन, ऊतक स्तर के संगठन और कोशिका स्तर, ये कोशिका स्तर का संगठन हो गया। अच्छा, उसके बाद ऊतक स्तर का संगठन, ऊतक, उसके बाद अंग स्तर का संगठन, और तब फिर क्या हो जाएगा अंग तंत्र स्तर का, अंग तंत्र स्तर का संगठन। इस तरह से जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है उनके संगठन के आधार पर। जो एक कोशिका के मिलने से बने हुए होते हैं उन्हें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी उस जीव को कोशिका स्तर का संगठन कहा जाता है। जो जीव एक से अधिक यानी कोशिका के समूह के मिलने से बने हुए होते हैं, क्योंकि आपको तो पता है सेल के समूह को टिश्यू कहते हैं, टिश्यू के समूह को ऑर्गन कहते हैं, और ऑर्गन के समूह को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रकार जो जीव एक कोशिका से बना है वो कोशिकीय स्तर, जो जीव ऊतक के मिलने से बना है उसको ऊतक स्तर का संगठन, जो जीव अंग के मिलने से बना है उसको अंग स्तर का संगठन, और जो जीव अंग तंत्र के मिलने से बना है उसको अंग तंत्र स्तर का संगठन कहा जाता है। ये सबका क्लियर है। अच्छा, अगर हम बात करें एनेलिडा का, तो एनेलिडा जो होता है इसमें ये ऑर्गन सिस्टम का संगठन होता है, ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होता है। अच्छा, ये सीलोम की अगर बात करें तो ये सीलोमेट होते हैं, यानी गुहिये होते हैं, लिखवाए हैं ये सब पहले भी। अच्छा, अगर इनके जर्म लेयर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र होता है क्लोज टाइप का, बंद प्रकार का। ये सब, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात किया जाएगा, सब डेवलप्ड होगा इस सब में। अच्छा, उसके बाद इसमें ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसका। तो इस एक एक करके पूरे इसके लक्षण के बारे में हम लोग बात किया जाएगा। ठीक है, आपको जनरल कैरेक्टर पहले लिखवाया जाएगा, फिर जनरल कैरेक्टर के बाद इसका यूनिक कैरेक्टर जो अद्भुत गुण है उसके बारे में बात किया जाएगा। हेडिंग डाल देंगे आप सब इसको, क्या, फाइलम एनेलिडा, एनेलिडा। अच्छा, इनके बॉडी पे सब, इन्हीं के बॉडी पे तो पूर्ण रूप से विकसित सेगमेंट होता है। सेगमेंट मतलब क्या हुआ, खंडी भवन, यानी पूरा का पूरा ये खंड में बटे हुए होते हैं, ये पूरे के पूरे खंड में बटे हुए होते हैं। तो खंड होता है तो इसलिए इनका नाम है सेगमेंटेड वर्म, सेगमेंटेड वर्म। ठीक है, लिख लेंगे ब्रैकेट में, इसको लिखिए संघ एनेलिडा, हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए संघ एनेलिडा, संघ एनेलिडा। ठीक है,
संघ का नाम क्या हो जाएगा? एनेलिडा। कहाँ ये रहते हैं? सही, जल में रहते हैं, जलीय होते हैं, या फिर ये जमीन पर रहते हैं, स्थलीय होते हैं। ठीक है। सही, इनमें कुछ जीव जो है वो फ्रेश वाटर में भी रहता है। ये सब ऐसे भी फ्रेश वाटर में आपको मिलेगा, नाला कीचड़ का पानी जो होगा, तालाब का पानी सब में मिल जाएगा। चलिए एक एक करके अब इनको पढ़ा जाए। फाइलम एनेलिडा आप लोग लिख लिए। चलिए अब इसमें हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में। जनरल कैरेक्टर आप लोग हेडिंग डालिएगा। जनरल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? सामान्य गुण। पहले हेडिंग डाल देना है, सामान्य गुण। इनका सामान्य गुण क्या क्या होता है? सर पहला नंबर में ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेड को लेवल कहते हैं। आपको पहले से हम लेवल लिखवाए हुए थे, लेवल या ग्रेड भी होता है। तो लेवल चाहे ग्रेड एक ही बात हुआ, यानी कि जीवों के संगठन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का स्तर। तो संगठन का स्तर कौन सा होता है इनमें? सर ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। ऑर्गन सिस्टम वाला संगठन होगा इसमें। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। ठीक है। तो ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा इसमें? सर ऑर्गन सिस्टम, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका ऑर्गन सिस्टम होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसके सिमेट्री को देखते हैं। सर इसमें सममिति कौन सा होता है? तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सममिति। दूसरा इसका गुण हो जाएगा सममिति। सममिति होता है सर बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब क्या हो जाएगा? द्विपार्श्व। क्या हो जाएगा जी? द्विपार्श्व। बाइलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व सममिति होता है इनमें। ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। द्विपार्श्व सममिति क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि इनके बॉडी को आप चाहें तो दो बराबर भागों में, बिल्कुल दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। बांट सकते हैं कि नहीं? इनके बॉडी को दो बराबर भागों में एक ही अक्ष पर बांटा जा सकता है। तो इसलिए इसको द्विपार्श्व सममिति यानी कि दायां और बायां, दाएं और बाएं दो भागों में बांट सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है। चलिए हो गया। जैसे ये लीच है, जोंक है, उधर जो आप फिगर में देखें ये ऑर्थोवर्म है, केंचुआ है। इतना तो पहचानते होइएगा आप लोग। चलिए हटा दिया जाए, इनमें द्विपार्श्व सममिति होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब इसमें जर्मिनल लेयर की बात करें। अभी जस्ट हम समझाए थे आपको, तीसरा नंबर करेक्टर है ना इनका। अच्छा, जर्मिनल लेयर यानी कि जनन स्तर। इनमें किस प्रकार का जनन स्तर होता है? अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हुए थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिकोर की। अब वो ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको कहते हैं? तो वैसे जीव जिसमें तीनों जनन परत हो। जनन परत यानी जर्मिनल लेयर तीन तरह के होते हैं। इक्टोडर्म, इक्टोडर्म, मेसोडर्म तब इंडोडर्म। इक्टोडर्म यानी बाह्य जनन स्तर, मेसोडर्म यानी मध्य जनन स्तर, और फिर इंडोडर्म यानी कि अंतः जनन स्तर। तो जिसमें तीन जनन स्तर होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिकोरकी कहेंगे। और जिसमें दो ही जनन स्तर होंगे उसको डिप्लोब्लास्टिक यानी कि द्विकोरकी कहा जाएगा। ये शुरू से हम लोग बात करते आ रहे हैं इसके बारे में। ठीक है। आप लोग अगर रेगुलर रहिए तो हमको फिर ही दोबारा समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग तो खाली इसमें लिखते चलेंगे। अगर लिखे हो इस तरह से 10 मिनट में एगो टॉपिक खत्म, 10 मिनट में एक फाइल हम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें बार बार ये बताना पड़ता है
कि ये सीलोम क्या है, जर्मिनल लेयर क्या है, इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि भाई आप लोग का चेहरा जो देखते हैं ना, हमको देख के रुआई आ जाता है। ओहो, बेचारा सब रेगुलर नहीं आ रहा है भाई। मैंने इतना आसान क्लास में भी बैठ रहा है तो वहां पे इसका दशा ही है, ऐसे देख रहा है कि जैसा लग रहा है कभी पहला बार देखा हुआ है, कभी देखा ही नहीं था इसके पहले, वैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान रखें, क्लास रेगुलर आएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। जनन स्तर लिख लिए। इनका जर्मिनल लेयर कैसा होता है एनेलिडा का? सर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि त्रिकोरकी होता है। त्रिकोरकी और द्विकोरकी क्या है ये सब आपको बताया गया है। अब इनके प्रगुहा की बात करें हम लोग, सीलोम की, इनमें सीलोम कौन सा होता है यानी प्रगुहा? तो चौथा नंबर कैरेक्टर है इसका प्रगुहा। इनमें प्रगुहा कैसा होता है? तो सर सीलोमेट होता है। सीलोमेट मतलब सर गुहीय, गुहीय या प्रगुहीय, प्रगुहीय भी बोलते हैं या गुहीय। अच्छा, ये सब बता दिए हैं आप लोग को, इसके बारे में सब डिटेल्स में बताया गया है। चलिए हो गया। गुहीय कब बोलते हैं तो बताए हुए थे, अगर मान लीजिए कि कोई कैविटी, कोई ऐसा खाली जगह जो दोनों तरफ से किसके द्वारा स्तरित हो? मेसोडर्म के द्वारा, यानी कि द कैविटी विच आर लाइंड बाई मेसोडर्म, यानी कि मेसोडर्म के द्वारा स्तरित होने वाले क्या बोलते हैं? गुहा को प्रगुहीय कहते हैं, यानी सीलोम कहते हैं। तो ये बताया जा चुका है आप सभी को, बता दिए हैं ना जी। चलिए सर, अब इसके हैबिट और हैबिटेट की बात अगर करें, इनके आदत और आवास की बात की जाए, आदत और आवास की बात करें तो आदत और आवास जो होता है सर, आदत और आवास इनका क्या हो जाएगा सर? ये टेरेस्ट्रियल होंगे, ये टेरेस्ट्रियल होंगे। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है सर? ये अस्थलीय होंगे, यानी कि ये जमीन पर रहने वाले हैं, अस्थलीय हैं। सर ये फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? यानी कि अलवणीय जल या स्वच्छ जल में रहते हैं, इसी को अलवणीय जल कहा जाता है, अलवणीय जल। अच्छा, ये मेरीन वाटर में भी रहते हैं, यानी कि ये समुद्रीय जल में भी, ये समुद्रीय जल में भी रहते हैं। मेरीन वाटर मतलब होता है समुद्रीय जल, या उसी को बोलते हैं लवणीय जल, यानी समुद्र के पानी में नमक का मात्रा होता है ना जी, इसीलिए उसे लवणीय जल कहा जाता है। लेकिन हमारे तालाब के पानी में नमक का मात्रा रहता है कि नहीं? हाँ सर, वो डिपेंड करता है कि कहाँ है वो तालाब। अगर मान लीजिए कि उस तालाब में सुबह शाम आसपास के लोग अगर घूमने आते होंगे, तालाब के इर्द गिर्द अगर घूमने आते होंगे, तब तो तालाब पूरा नमकीन बन जाएगा पोटी करने से। बात समझ में आ रहा है? और नहीं तो अगर बेचारा कहीं चेवरा ओरा में है जहाँ कोई नहीं जा रहा है, खाली उसमें मछली रहती है, तब उस स्वच्छ जल होगा, मतलब उसमें अलवणीय होगा। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं तो अगर घर के आसपास में है तो लोग सुबह सुबह पानी का आवश्यकता नहीं है, वहीं पहुंच जाएंगे, तो उससे वो पानी जो है लवणीय बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं बात को? हाँ, एक्वेटिक इसी को ना कहेंगे, जलीय। बात समझ में? एक्वेटिक का मतलब हुआ जलीय, यानी जल में रहने वाला। तो जल में रहने वाले हो या तो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, या फिर मेरीन वाटर में, समुद्रीय जल में भी रह सकते हैं। दूसरी बात, ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब होता है मुक्त जीवी, मुक्त जीवी, अथवा ये परजीवी भी होते हैं। जैसा कि हम बताए थे कि ये स्वतंत्र रूप से, फ्री लिविंग स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं, या फिर पैरासाइटिक यानी परजीवी, दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। बात समझ में आया? ये परजीवी भी होंगे यानी कि पैरासाइटिक भी होंगे, और ये मुक्त जीवी भी होंगे यानी कि फ्री लिविंग भी होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? चलिए, तो अब इसको नोट कर लीजिए। इसका हिंदी में हम बोल रहे हैं वैसे लिखिएगा, इंग्लिश बस ऐसे उतार लीजिए। जिनको भी वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा वो इसका वर्ड मीनिंग लिख लेंगे। अब इसके बारे में लिख लीजिए, ये स्थलीय कॉमा अलवणीय, ये स्थलीय कॉमा अलवणीय, ये स्थलीय कॉमा अलवणीय तथा लवणीय जल में रहते हैं। ये स्थलीय
कमा अलवणीय तथा लवणीय जल में रहते हैं। यह स्थलीय, कमा अलवणीय या लवणीय जल में रहते हैं। हो गया। चलिए दूसरे नंबर में लिख लेंगे, ये मुक्त जीवी अथवा परजीवी होते हैं। ये मुक्त जीवी, ये मुक्त जीवी अथवा ये मुक्त जीवी अथवा परजीवी, ये मुक्त जीवी अथवा परजीवी होते हैं। हो गया। चलिए उतार लिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यहां लिखा हुआ है कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब क्या हुआ? 6 नंबर पॉइंट है ना ये, 6ठे नंबर पॉइंट लिख लेंगे इसका। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। अच्छा, पाचन तंत्र जो होता है इनका कंप्लीट होगा, यानी कि पूर्ण पाचन तंत्र होगा। पूर्ण पाचन तंत्र क्यों बोला गया है सर? पूर्ण पाचन तंत्र इसलिए बोला गया है क्योंकि इनका मुख अलग होता है और एनस अलग होता है, यानी कि इनमें मुख अलग होगा और ये मल द्वार जो है यानी एनस जो है ये अलग होगा। तो जब मुख और मल द्वार अलग अलग होंगे तब उसको कहा जाएगा क्या? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पूर्ण पाचन तंत्र। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुख एक ही हो, उसी से खाना खाए और उसी से बाहर निकाले अपशिष्ट पदार्थ को, तब उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि अपूर्ण पाचन तंत्र कहा जाएगा। पूर्ण पाचन तंत्र का मतलब हुआ मुख अलग, मल द्वार अलग अगर होगा तो उसको कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लिख लीजिए इसको। हो गया। अब आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अब इनके रिस्पायरेटरी सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, यानी कि इनके श्वसन तंत्र की बात अगर की जाए तो श्वसन तंत्र में क्या होता है सर? ये श्वसन, सांस जो है दो तरह से लेते हैं। आपको तो पता है कि ये क्यूटेनियस, इनमें क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है। क्यूटेनियस मतलब इनका शरीर कैसा होता है? अरे क्यूटेनियस का मतलब होता है नम त्वचा के द्वारा सांस लेना। ये इनका जो त्वचा होता है वो नम होता है, देखें पूरा नम। नम मतलब गीला, चिपचिपा नहीं होता है। अरे कभी, हाँ अब देखिए, तो केंचुआ को कभी अगर आप लोग पकड़े होइएगा, अर्थवर्म को पकड़े होंगे तो क्या होता है उनके स्किन पे? कैसा होता है सर? ये गीला गीला चिपचिपा पदार्थ जैसा महसूस होता है। यानी कि अर्थवर्म जो होता है इनके बॉडी पे जो चिपचिपा इसलिए बना हुआ होता है क्योंकि इसके द्वारा ये तो अपने त्वचा के द्वारा ये श्वास श्वसन प्रक्रिया करते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया, ये ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। किसके मदद से? ये अपने स्किन की मदद से, त्वचा की मदद से। जैसे कि ऑक्सीजन को ये लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ये छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे और ऑक्सीजन को लेंगे। तो इस कारण से इनमें क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है, यानी कि इनके नम त्वचा के द्वारा इसका श्वसन प्रक्रिया होता है। दूसरी बात क्या है? सम है, कुछ में ब्रोंकियल होता है। ब्रोंकियल का मतलब होता है गिल, यानी गलफड़ा होता है जिसके द्वारा वो सांस लेता है। कुछ जो होते हैं वो गलफड़े के द्वारा सांस लेते हैं और कुछ जो होते हैं वो अपने नम त्वचा के द्वारा श्वसन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसको नोट करिए, हम फिर लिखवा देते हैं, इसका हिंदी लिखवा देते हैं। 7 नंबर पॉइंट था ना? अच्छा, श्वसन तंत्र लिख लेंगे। श्वसन तंत्र। ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के कारण क्या होगा? ये लोग क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करते हैं, अपने त्वचा के द्वारा जो सांस श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। इस कारण से इनका स्किन भी गीला गीला सा होता है, त्वचा नम होता है। हाँ
लिख लिए? उतारिए फटाफट। लिखा जाए? चलिए अब हिंदी लिखेंगे। इनमें, देखिए, इनमें त्वचीय, इनमें त्वचीय श्वसन होता है। इनमें त्वचीय श्वसन होता है। इनमें त्वचीय श्वसन होता है। लिख लिए? इनमें त्वचीय श्वसन होता है, यानी कि ये त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। चलिए, कुछ में क्या होता है? गिल होता है, गलफड़े होते हैं, यानी ब्रोंकल, ब्रोंकियल। ठीक है, अगला एरो देकर लिख लेंगे। इनमें कुछ, देखिए, इनमें कुछ गलफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। इनमें कुछ गलफड़े के द्वारा, इनमें कुछ गलफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। हो गया? हो गया? इनमें कुछ में गलफड़े के द्वारा श्वसन होता है। हटा दिया जाए इसे। तो ये किसके किसके द्वारा सांस लेते हैं? सर, त्वचीय रिस्पायरेशन, क्यूटेनियस श्वसन करते हैं, यानी त्वचीय श्वसन करते हैं। अच्छा, कुछ में ब्रोंकायल होता है, यानी गिल, गलफड़े होते हैं, जिसके द्वारा ये सांस लेते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, गलफड़ा है, इसी के द्वारा ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, दिखाया गया है उसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, 8वें नंबर ना, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र। तो इनमें परिसंचरण तंत्र कौन सा होता है? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र चाहे कहीं कहीं लिखा हुआ रह सकता है प्रेजेंट। बात समझ में आया? यानी कि इसमें परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। तो किस प्रकार का? तो क्लोज टाइप। क्लोज टाइप है, इसीलिए प्रेजेंट बोला गया है, क्योंकि क्लोज टाइप का मतलब हुआ कि इसमें नलिका के माध्यम से, इनमें नलिका के माध्यम से रक्त का परिसंचरण होता है। इसीलिए यानी रुधिर वाहिकाओं के मदद से इसमें रुधिर का या रक्त का परिसंचरण होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाएगा। हो गया? तो इसका परिसंचरण तंत्र कैसा होगा? सर, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए इनके रिप्रोडक्शन पे, यानी कि जनन पे। इनमें जनन किसके द्वारा, कौन सा जनन होता है? तो हम लोग बात किए थे, जैसे 9 नंबर पॉइंट ये हो गया, यानी कि जनन किसके द्वारा होगा। ध्यान से सुनिएगा पहले। जनन इसमें जो होता है सर, ये लैंगिक जनन करते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरे नंबर पॉइंट, जैसे कि इसमें अब कौन एक लिंगी होता है और कौन द्विलिंगी होता है। पिछले क्लास में हम आप लोग को एक बात बताए हुए थे, मोनोइसियस और डायोइसियस का मतलब क्या होता है, बताए थे। मोनोइसियस, अब याद रखिएगा, मोनो मतलब एक, तो मोनोइसियस का याद रखेंगे, एक का दो होता है। एक का दो मतलब बाइसेक्सुअल। ठीक है, अच्छा, अगर यहां रहे दो, डायोइसियस, डायो मतलब, डाई मतलब दो, तो दो का एक होता है। याद रखना है यही बात, ये कॉन्सेप्ट है याद रखने का। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनोइसियस का मतलब क्या होता है। मोनोइसियस स्टैंड्स फॉर, यानी कि मोनोइसियस का मतलब क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा एक लिंगी, द्विलिंगी या कोई नहीं, इस तरह से हो सकता है। तो यहां याद रखेंगे, जैसे मोनो
मोनो मतलब एक होता है ना, तो एक का दो होगा, मतलब एक का दो का मतलब समझ रहे हैं, एक का दो यानी मोनो का बाइसेक्सुअल। क्योंकि बहुत बच्चे ये सोच लेते हैं कि मोनोइसियस मतलब होता है, मोनो मतलब एक, तो एक लिंगी समझ लेते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि मोनोइसियस का मतलब होता है द्विलिंगी, एक लिंगी नहीं होता है। बस समझ में आया? तो मोनोइसियस का दूसरा नाम क्या है? बाइसेक्सुअल। और डायोइसियस का मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल। तो इसलिए याद रखने के लिए हम आपको क्या बोले हैं कि एक का दो, यानी मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, अच्छा डाई मतलब दो, यूनि मतलब एक, तो दो का एक का दो और दो का एक, बस इस तरह याद रखना है, हो जाएगा याद। अच्छा अब देखिए, बोला हुआ है अर्थवर्म के बारे में, आप लोग जानते हैं अर्थवर्म, जैसे केंचुआ जो होता है, केंचुआ जानते हैं ना जी केंचुआ को? अच्छा कहाँ गया केंचुआ? है यहाँ स्ट्रक्चर जैसे दिख ही रहा है, ये अर्थवर्म का ही स्ट्रक्चर है। तो अर्थवर्म जो होता है ये क्या हो जाएगा? अर्थवर्म और लीच, जोंक, ये दोनों के दोनों मोनोइसियस होते हैं, यानी द्विलिंगी होते हैं। यानी केंचुआ और जोंक जो होता है ये द्विलिंगी होता है। और एक नेरिस होता है, नेरिस जो है ये डायोइसियस होता है। नेरिस का फोटो हम आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। नेरिस होता है ये एक लिंगी होता है, डायोइसियस होता है। नेरिस एक लिंगी होगा और अर्थवर्म केंचुआ और जोंक जो है ये द्विलिंगी होगा। और इनमें जो डेवलपमेंट होगा, विकास जो होगा, ये इनडायरेक्ट होगा, यानी अप्रत्यक्ष होगा। डायरेक्ट ये एडल्ट के रूप में, मतलब अपने जनक के समान संतान इनका नहीं बनेगा, पहले ये लार्वा अवस्था में बनेंगे, तब एडल्ट अवस्था में बनेंगे, ठीक है। हम इनका एक बार नेरिस का स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ फिगर आप लोग देख रहे हैं, ये नेरिस का फिगर है, ये है नेरिस, ठीक है, नेरिस। अच्छा इसको हम लोग अपने कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? नहीं, कनगोजर, और इसी को ना बोलते हैं अपने कॉमन भाषा में हम लोग कनगोजर, कनगोजर कहते हैं। यही है नेरिस, नेरिस को हिंदी में भी नेरी से लिखा होगा, नेरिस, ठीक है। दिखाई दिया हम नेरिस, समझ में आ गया? तो ये नेरिस क्या होता है? एक लिंगी की द्विलिंगी? एक लिंगी होता है, याद रखेंगे। ये यूनिसेक्सुअल होता है। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ सर? यूनिसेक्सुअल मतलब होता है एक लिंगी, एक लिंगी। और एक लिंगी बोलने का मतलब हुआ कि यूनिसेक्सुअल जो है ना, ये डायोइसियस होता है। और डायोइसियस, हाँ इसी को डायोइसियस भी कहा जाता है, डायोइसियस, ठीक है। यानी कि इसमें एक तरफ में केवल मेले होगा, अच्छा है केवल फीमेल होगा। लेकिन अगर अर्थवर्म की बात करें, जोंक का अगर अर्थवर्म केंचुआ की बात करें, चाहे लीच यानी जोंक की बात करें, तो जोंक जो होते हैं ये द्विलिंगी होते हैं, यानी कि वो होते हैं मोनोइसियस। तो देखिए अर्थवर्म यानी केंचुआ और लीच यानी कि जोंक, ये मोनोइसियस होता है। मोनोइसियस मतलब क्या होता है सर? बाइसेक्सुअल, यानी कि द्विलिंगी। और डायोइसियस मतलब क्या होता है सर? यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक लिंगी। तो जहां ये बात लिखे होंगे ब्रैकेट में, इसको भी वहां लिख लीजिएगा। चलिए रिप्रोडक्शन लिख के इसको उतारिए, उतारिए, फिर हिंदी बोल देते हैं। इसका हिंदी लिखेंगे, जनन में लिखिए पहला नंबर में लैंगिक जनन, या लिख सकते हैं इसमें लैंगिक जनन होता है, हो गया, इसमें लैंगिक जनन होता है। दूसरे नंबर में लिखेंगे, उतार लिए, चलिए लिख लिए, इसमें लैंगिक जनन होता है। दूसरे नंबर में लिखेंगे, देखिए केंचुआ और जोंक, केंचुआ और जोंक द्विलिंगी होते हैं। केंचुआ और जोंक द्विलिंगी होते हैं। केंचुआ और जोंक द्विलिंगी होते हैं। अच्छा उसके बाद लिखेंगे नेरिस, नेरिस एक लिंगी होता है, ठीक है। नेरिस
एक लिंगी होता है। नेरिस क्या होगा? एक लिंगी होगा। नेरिस एक लिंगी होता है। उसके बाद लिखिए, इनमें इनमें अप्रत्यक्ष विकास होता है। लिख लिए, डेवलपमेंट जो है इनका विकास, लिख लिए इनमें अप्रत्यक्ष विकास होता है। लिख लिए, इनमें अप्रत्यक्ष विकास होता है। चलिए, हो गया। तो इनका विकास इनमें कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष विकास होगा, यानी कि डायरेक्ट ये अपने एडल्ट के रूप में विकसित नहीं होते हैं, पल ये लार्वा अवस्था में विकसित होते हैं। अब आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए इनके। अब कुछ यूनिक कैरेक्टर पे। इनमें सेगमेंटेशन होता है। इनमें क्या होगा जी? सेगमेंटेशन होगा, यानी कि खंडी भवन होगा। इनमें खंडी भवन होगा। ये बातें लिख लेना है आप सभी को। इसका अद्भुत गुण स्टार पॉइंट करिए और लिख लीजिए, अद्भुत गुण। ठीक है, अद्भुत गुण लिखेंगे। अद्भुत गुण में पहला नंबर में सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स, यानी कि इसमें खंडी भवन होता है। किसके समान? रिंग के समान। ठीक है, यानी कि गोलाकार, इनमें गोला सा खंड होता है। इसी कारण से इनका नाम पड़ गया एनेलिडा। एनेलिडा होने का कारण ही है इनका यही कि इनके शरीर पे गोलाकार खंड होता है। लिख लेंगे हिंदी इसका। हिंदी बोलें। चलिए लिखेंगे, इनमें गोलाकार खंड होता है। इनमें गोलाकार खंड होता है। इनमें गोलाकार खंड होता है, मतलब पूरा बॉडी पे आगे से लेकर पीछे तक पूरा एकदम गोलाकार खंड बना हुआ होगा, रिंग बना हुआ होगा। ठीक है, इनमें गोलाकार खंड होता है। देख लिए। हटा दिया जाए। इनमें गोलाकार रिंग होता है, जैसा कि आप यहां बॉडी पे देख रहे हैं, पूरा का पूरा गोलाकार रिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अच्छा, इनको गति करने में कौन मदद करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। फिर से यूनिक फीचर्स मत लिखिएगा, वो अभी यूनिक कैरेक्टर ही सब चल रहा है। अब उसी में आप लोग को दूसरा नंबर पॉइंट लिखना है इसका, यूनिक कैरेक्टर। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। इनका बॉडी कैसा होता है? देखिए, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हुआ कि पूरा इनका जो मांसपेशियां है, जो ये मसल्स है, वो कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल है। ये लॉन्गिट्यूडनल है, लंबवत है। ठीक है, तो ये लंबा सा है। इनका लंबा मसल्स जो होता है, यानी लंबा सा जो मसल होता है इनका, और सर्कुलर मसल्स, और गोलाकार ये मसल्स होता है, इसको सर्कुलर मसल्स कहते हैं। इनका लंबा मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ये हो गया, यानी कि लंबवत मांसपेशियां। ये हो गया इनका गोलाकार मांसपेशियां। तो ये गोलाकार मांसपेशी और
लंबवत मांसपेशी के कारण मूवमेंट करते हैं, यानी गति गति करते हैं। ठीक है, यानी लोकोमोशन करते हैं, यही हुआ मूवमेंट, यानी कि लोकोमोशन करना, गति करना। लिख लेंगे इसको। हिंदी बोला जाए, लिखेंगे लंबवत और लंबवत और लंबवत और वृत्तीय मांसपेशियां, लंबवत और वृत्तीय मांसपेशियां, लंबवत और वृत्तीय मांसपेशियां लंबवत और वृत्तीय मांसपेशियां इनके गति में मदद करती है, इनके गति में मदद करती है, इनके गति में मदद करती है। चलिए उसी में पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा हिंदी में और बातें लिख लीजिए। अर्थात, अर्थात उसी में जोड़ लेंगे, अर्थात इसमें लंबवत, अर्थात इसमें लंबवत, लंबवत को ब्रैकेट में, लंबवत के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अनुदैर्ध्य। लॉन्गिट्यूडनल का हिंदी अनुदैर्ध्य भी होता है, ऐसे लंबवत या इसी को अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य हो गया। अर्थात, अर्थात इसमें लंबवत, लंबवत ब्रैकेट में क्या कर देना है, लंबवत के ब्रैकेट में अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य लंबवत और वृत्ताकार, वृत्ताकार दोनों ही प्रकार की मांसपेशियां होती है। इसमें लंबवत यानी अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों ही प्रकार के मांसपेशियां होती है। इसमें मांसपेशियां जो इसका होता है, मसल्स दोनों होता है। कौन कौन? तो सर एगो तो लंबवत होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ये लंबा सा जो आपको दिख रहा है ये मांसपेशी लंबा वाला, और उसके बाद ये सर्कुलर जो आपको दिख रहा है, सर्कुलर नहीं दिख रहा है जी, इस तरह सर्कल में जो बना हुआ है सर्कुलर जो है, ये दिख रहा है सर्कुलर, तो इनकी सर्कुलर मांसपेशियां और इनका लंबवत मांसपेशियां, लंबवत मांसपेशियां ये क्या चीज में मदद करती है, इनके गति में मदद करती है, यानी कि इनके मूवमेंट में मदद करेगी। क्लियर है ये सब? कोई डाउट इसमें? इनमें कितने तरह के मांसपेशियां होती है? दोनों। सर इनमें सर्कुलर मसल्स भी पाया जाता है और इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य या मांसपेशी, और सर्कुलर यानी कि गोलाकार मांसपेशी चाहे वृत्ताकार मांसपेशी। समझ में आया? ये दोनों होता है और दोनों इनके गति में मदद करता है, यानी कि लोकोमोशन, यानी कि इनके चलने में मदद करता है। ठीक है, हटा दें इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है। लोकोमोटरी ऑर्गन होता है यानी कि गति करने के लिए इनमें विशेष प्रकार का अंग होता है। गति करने के लिए इनमें विशेष प्रकार का यूनिक फीचर्स तीसरा नंबर है कि इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है। हम लोगों में भी लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसके द्वारा हम चल पा रहे हैं। अरे है ना जी, हम लोगों में गति करने का अंग है। अगर ये गति करने का अंग नहीं होता तो हम लोग भी रेंगते। रेंगते वो जीव हैं जिनके पास गति करने का कोई अंग नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग भी रेंगते मतलब रगड़ रगड़ के अपने बॉडी को, और तब धीरे धीरे घिसक के चलते। जिसका पैर नहीं होता है देखते हो कैसे चलता है? तो सर आजकल तो साइकिल आ गया है, हाथ है ना, उस साइकिले से चला चला के पहुंच जाएगा। उसका अब साइकिल का जो दोनों पैर है, साइकिल का दोनों जो ये उसका चक्का जो है वो किसके तरह उसके पैर के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें जो होता है, केंचुआ अगर है तो उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो है सेटी है, और ये अगर नेरिस है तो उसके लोकोमोटरी ऑर्गन को पैरापोडिया कहा जाता है। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑर्थोम में सेटी और सेटी और ये नेरिस में पैरापोडिया, पैरापोडिया लिख लेंगे इसको। उतारिए इसका हम हिंदी बोल देते हैं।
हो गया। हिंदी लिख लेंगे इसका। देखिए, केंचुए केंचुए में केंचुए में गति करने का अंग गति करने का अंग केंचुए में गति करने का अंग गति करने का अंग गति करने का अंग सेटी सेटी अर्थात सेटी अर्थात पार्श्वपाद सेटी अर्थात पार्श्वपाद होता है। केंचुआ का लिख लिए, केंचुआ का क्या लिखे हैं? केंचुए में गति करने का अंग सेटी अर्थात पार्श्वपाद होता है। और नेरिस में गति करने का अंग पैरापोडिया होता है। और नेरिस में गति करने का अंग पैरापोडिया होता है। ऐसे कहीं कहीं दोनों का पार्श्वपाद हिंदी में लिखा हुआ मिलता है। ये पार्श्वपाद के द्वारा गति करेंगे। ऐसे इसमें याद रखना है पैरापोडिया के द्वारा ये गति करता है, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन केंचुआ में और नेरिस में दोनों में होता है। तो अर्थवम केंचुआ सेटी के द्वारा गति करता है और नेरिस जो है पैरापोडिया के द्वारा करता है। लिख लिए। और क्या लिखे हैं? और नेरिस पैरापोडिया के द्वारा गति करता है, यानी कि नेरिस में गति करने का अंग पैरापोडिया होता है। पैरापोडिया हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में आइए। इसमें एक्सक्रीशन जो होता है यानी उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। उत्सर्जन ये किसके द्वारा करते हैं? तो सर ये नेफ्रीडिया के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। लिख लेंगे 5वां नंबर पॉइंट यूनिक कैरेक्टर का, सब 4 नंबर, 4था नंबर एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन, यानी कि ये उत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं? तो नेफ्रीडिया के द्वारा करते हैं। हिंदी बोला जाए। चलिए नेफ्रीडिया को हिंदी में ब्रिकक ऐसे लिखा हुआ, ब्रिक लिखा हुआ होगा।
ब्रिकक, ब्रिकक कर दीजिए, एक और क हो जाएगा, ब्रिकक। हाँ, ब्रिकक, ब्री आधा क फिर क फिर ख, ब्रिकक, ब्रिकक इसको बोलेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे इसमें, इसमें उत्सर्जन, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। इसमें उत्सर्जन ब्रिकक के द्वारा होता है। देखिए, इसमें उत्सर्जन, इसमें उत्सर्जन ब्रिकक के द्वारा, ये नेफ्रिडिया है, इनमें नेफ्रिडिया होता है जिनके द्वारा ये क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का इसमें जो ऑर्गन होता है वो नेफ्रिडिया है। ठीक है, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया हो गया। तो ये उत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं? तो नेफ्रिडिया के द्वारा, यानी कि ब्रिकक के द्वारा करते हैं। लिख लेंगे, हिंदी क्या लिखे हैं? ये ब्रिकक के द्वारा उत्सर्जन करते हैं, चाहे इसमें उत्सर्जन ब्रिकक के द्वारा होता है। हो गया? चलिए, अब इनका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि अभी हम लोग बात करते आ रहे हैं इन सभी का, जैसे कि ऑर्थवम, केंचुआ, पेरेटिमा इसी को बोलेंगे। अच्छा, लीच, जोंक, हिरुडुनेरिया और नेरिस यानी कि सैंड वर्म इसको बोला जाता है। ये अक्सर बालू में आपको दिखाई देता है, बालू कृमि है, ये बालू में दिखाई देता है। तो लिख लेंगे ऑर्थवम, केंचुआ, लीच, जोंक और नेरिस। ये 3 एग्जाम्पल इसका लिख लेना है। हेडिंग डालिए एग्जाम्पल और तीनों का एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, ऑर्थवम यानी केंचुआ, इसको क्या बोलेंगे? पेरेटिमा, पेरेटिमा। लीच यानी जोंक, जोंक किसको कहते हैं? रक्त चूसक। इसको क्या बोला जाता, क्या बोला जाता है? चूसक, रक्त चूसक। अच्छा, ब्रैकेट में इसका क्या लिख लीजिएगा? हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया किसका नाम है? लीच का, जोंक को ही बोलते हैं। उसके बाद नेरिस, उसके बाद नेरिस, इसको सैंड वर्म कहते हैं, सैंड वर्म। ठीक है, उतार लीजिएगा इसको। हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका कहानी पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आप सभी को पढ़कर आना है। ये टोटल कंप्लीट हो गया आपका। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इंटरनल हो जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको यहाँ तक देख लेंगे, आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर कल से जो है, सोमवार से आप लोग का क्लास जो है, सभी स्टूडेंट कल से आ जाइए। ऑफलाइन क्लास आप लोग का चलेगा, कल से ऑनलाइन क्लास आप लोग को नहीं मिल पाएगा, अब सब ऑफलाइन क्लास चलेगा।